नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र नौटियाल एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज साक्षात्कारों की श्रृंखला में हम श्री योगेश दसमाणा जी, जो कि सूर्य प्लाजा के संचालक भी हैं। आप एक बुद्धिजीवी भी हैं और आप बहुत ही ऐसी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी ऐसी रही है। स्वामी राम जिस खानदान से रहे हों, उस खानदान के आप हैं, तो निश्चित रूप से बौद्धिकता आपको विरासत में मिली हुई है और उस बौद्धिकता का उपयोग उत्तराखंड के हित में होना चाहिए, इस देश के हित में होना चाहिए। निश्चित रूप से आपसे हम कुछ समझना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे, आपसे कुछ ज्ञान वर्धन हम यहाँ पे चाहेंगे इसी क्रम में। तो सबसे पहले नमस्कार दसमाणा जी, मेरा आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जिन उद्देश्यों को लेकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, इन 21 सालों में, इन 21 सालों की यात्रा को आप उत्तराखंड में किस रूप में देखते हैं? देखिए नौटियाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जैसे नाचीज को यहाँ पर आमंत्रित किया और आपने सर्वप्रथम जो क्वेश्चन मेरे सामने रखा है कि उत्तराखंड की 21 वर्ष की जो यात्रा है, आप इसको कहाँ पाते हैं। देखिए नौटियाल जी, जिन उद्देश्यों को लेकर के हमारे जनमानस में, हमारे प्रदेश की माताएं बहनें, हमारे नौजवानों ने एक इस आशा के अनुसार, इस उद्देश्य से कि इस राज्य का, हम अपने राज्य में उनको एहसास हो कि आज हमारा अपना राज्य है, तो उस एहसास को किस रूप में आज तक हमारे राजनेताओं ने उनकी इन आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का कार्य किया है, इस चीज के बारे में मैं आपके सम्मुख अपनी बातें रखूंगा। उद्देश्य बहुत साफ था। उत्तराखंड राज्य की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, हमारे जो मूल प्रदेश उत्तर प्रदेश से, उससे प्राकृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तमाम चीजों में उत्तर प्रदेश से हमारी जो स्थितियां थी वो अलग थी। इसके लिए हमारे लोगों ने एक विचार जो आया उत्तराखंड राज्य निर्माण का, वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। हमारे लोगों ने बहुत उम्मीदें पाली थी कि हमारा अपना राज्य होगा, हमारे नौजवानों को अपने राज्य में एक सम्मानजनक स्थिति मिलेगी, युवाओं को जो है, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार इस प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो पाएंगे, हमारे माता बहनों का जो सिर का बोझ है वो कम हो पाता। ये मुख्य उद्देश्य थे। और सबसे इसके मूल में जो था, जो पलायन, जो पहाड़ के अंदर इस पर्वतीय अंचल में सबसे बड़ी, हमारे पर्वतीय राज्य में जो सबसे मुख्य समस्या थी पलायन की, तो हम अपने राज्य में अपना एक खुशहाल प्रदेश ये बन पाता, एक खुशहाल राज्य बनता, ये हमारे लोगों की एक सोच थी। लेकिन इन 21 वर्षों के दौरान जो आपने बात रखी है आदरणीय नौटियाल जी, इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हमारे जो भी जब भी जो भी लोग सत्ता में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और जो भी क्या है, भाजपा कांग्रेस ही अभी तक सत्ता में रही उत्तराखंड राज्य के अंदर, तो जिनकी जिम्मेदारी थी इस राज्य के, हमारे राज्यवासियों की जो अपेक्षाएं थी, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार इस राज्य का निर्माण करना, इस राज्य को के अंदर एक विकास को गति देना, उसकी वो अपेक्षा अभी तक कहीं भी मुझे पूर्ण होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये बड़ा छोटा है। मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपसे कि अभी तक 21 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि कई विभाग ऐसे हैं कि जिसमें हमारे अपने एक्ट में इस राज्य की परिस्थिति के अनुसार यहाँ के नियम कायदे कानून बनने चाहिए, जो कि अभी तक, अब विभिन्न विभागों का जब हम ढांचे की बात करते हैं तो आप ये पाते हैं कि हम याद कर सकते हैं कि फलाने की तर्ज पे, उत्तर प्रदेश की तर्ज पे, महाराष्ट्र की तर्ज पे, कर्नाटक की तर्ज पे, तो जब दूसरे की तर्ज पे इसको संचालित होना था तो हमने फिर अपने राज्य को माना क्यों? मुख्य विषय ये, हमारे लोगों को, ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे जो राजनेता है, जिनको समय समय पे हमने जनप्रतिनिधि के रूप में अंगीकार किया और ये सोच करके, ये विश्वास के साथ विधानसभा के अंदर उनको प्रतिनिधित्व के लिए हम लोगों ने भेजा कि वो हमारे यहाँ के, चूंकि विशुद्ध रूप से पर्वतीय अंचल हमारा निर्मित हो गया था,
तो हमारी जो समस्याएं होंगी तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी अपेक्षा है अपने राजनेताओं ये चीज कि वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि उन्होंने जो पलायन वाले, मैंने आपसे मुख्य बात रखी है, आप ये देखिए कि वो स्वयं यहाँ से पलायन कर गए हमारे नेता। आप देखो शुरू में कई नेता तो ऐसे हैं जिस क्षेत्र की, जिस आवाम की, जिस अपेक्षा के साथ हमारे लोगों ने उनको एक अवसर दिया, सेवा का अवसर दिया, उन्होंने जनता की सेवा के बजाय अपनी सेवा करने की शुरू कर दी। ये बात आपसे भी देख चुकी है। आप ये देखेगा कि हम मतलब जीतेंगे पहाड़ के किसी क्षेत्र, कोई विधानसभा क्षेत्र जो हमारे बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र में पड़ता है, वहां से जीतने के बाद दोबारा हम अपनी विधानसभाएं ढूंढे, कभी प्लेन एरिया है। तो आप ये देखिएगा किसी चीज को जब तक ईमानदारी से, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं, अगर उसमें ईमानदारी नहीं होती है, नैतिकता नहीं होती है, तो वो चीज कभी पुष्ट नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात है इस राज्य के लिए, इस राज्य को आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोगों ने सबसे पहले हम जो है कर्तव्यच्युत हुए, जो हमारी जिम्मेदारियां थी राज्यवासियों के प्रति। क्या ये बताना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारियां क्यों थी, क्या क्या है इस राज्य के लिए? वो सबको, जो इस पहाड़, इस धरती का बेटा होगा, उसको मालूम होना चाहिए कि मेरी घर की परिस्थिति क्या है, मेरे मुल्क के लोगों की क्या ख्वाहिश है, हमारे लोग क्या चाहते हैं और क्या यहाँ पे किया जाना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात रही कि हमारे राजनेताओं को यही पता नहीं है कि हमको यहाँ पर क्या करना है। और इससे बड़ी दुखद बात कुछ नहीं हो सकती है कि प्रतिनिधि जो हमारे बने हैं, उनकी उदासीनता का जो दंश है वो आज उत्तराखंड के हर उत्तराखंड वासी झेल रहा है। उनकी उदासीनता के कारण हमारे लोग तो शुरू से जीवट रहे। आज आप ये देखें पहाड़ के, मुझे बड़े दुख के साथ आपके सम्मुख इस बात को रखना पड़ा है, हमारे राजनेता हमारे अपने गांवों को जो है भूतिया गांव गए। ये भूतिया गांव हो गया, मतलब ये गांव खाली हो गए। इनको शर्म आनी चाहिए। अपने गांव को इस हालत में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वो लोग जिम्मेदार हैं जो लोग गांवों में रह रहे हैं, कि वो लोग जिम्मेदार हैं जो गांव से भाग चुके हैं? मेरा स्पष्ट मानना है कि गांवों की सेवा वही कर सकता है जो उस गांव में जिएगा, जिसने उस गांव को जिया होगा। ये नहीं चलेगा उत्तराखंड के अंदर कि आप इसकी खुशहाली लोगों के सामने व्यक्त करते रहें और अपने आप जो है सबसे ज्यादा खुशहाल होते रहे। ये पहाड़ का दुर्भाग्य है। आप ही बताइए, हमारे पर्वतीय अंचल के अंदर हमारा नौजवान आज भी रोजगार के लिए तरस रहा है। हमारी माता बहनों का सिर से जो बोझ है, वो बोझा आज तक कम नहीं हुआ है। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति क्या हो सकती है कि हमारे जिन नेताओं को हमने बड़े भरोसे से, बड़े विश्वास से इस प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया था, उन लोगों ने जनता की सेवा के बजाय अपने और अपने लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। ये इस राज्य, और जब तक ये राज्य के अंदर रहेगा, इस राज्य की उन्नति पे मुझे भारी संशय है इस बात की। आज बेरोजगारों को अपने लोगों से कहना पड़ रहा है कि साहब हमारे लिए आप कुछ करिए। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो बेरोजगार नौजवानों की तरफ से ये शंका, ये सवालात कहीं खड़े नहीं होते। रोजगार की दिशा में कुछ नहीं किया। आप ये देखिए, पर्यटन की दिशा में उत्तराखंड के अंदर जो अपेक्षित पर्यटन के लिए कार्य किया जाना चाहिए था, वो कार्य उत्तराखंड के अंदर दूर दूर तक हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। इवन आप ये देखिए कि जिस प्रदेश के अंदर हमारे तीर्थ पुरोहित आज बेचारे चिल्ला रहे हैं, देवस्थान बोर्ड के लिए जो है रो रहे हैं, अपने ही प्रदेश के अंदर अपने लोगों से एक प्रकार से याचक बने हुए। ये इस राज्य की बड़ी वजह है। और जो पलायन की जो बात मैंने आपके सामने रखी है, सबसे पहले मैं तो ये चाहता हूं कि अगर हमारे राजनेताओं में तनिक सी भी इस राज्य के प्रति कुछ श्रद्धा है, इस राज्य की सेवा के लिए कुछ भी, थोड़ा सा भी उनके अंदर कुछ सम्मान बाकी रह गया है, तो सबसे पहले उनको अपने उस क्षेत्र में आकर के एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए अपने घर से। मैं छोटा सा प्रसंग आपको बताऊं, जन्मभूमि का महत्व क्या होता है, इस बात को मैं आपके साथ सामने उल्लेख करूंगा। लंका विजय के बाद लक्ष्मण को मोह हो गया और प्रभु राम से कह बैठा कि हम कुछ दिन यहां रुक जाए, कुछ दिन रुक जाए। लंका का आकर्षण उनको जो है प्रभावित कर, उसके प्रभाव में लक्ष्मण आ गए और राम से उन्होंने अर्ज किया। लेकिन प्रभु राम ने कहा ऐसा है कि लंका चाहे कितनी खूबसूरत क्यों न हो, कितनी आकर्षक क्यों न हो, लेकिन हमारी असली पहचान तो अपनी अयोध्या से है। जननी जन्मभूमिश्च
स्वर्गादपि गणेश। जन्मभूमि का महत्व स्वर्ग से भी बड़ा होता है। तो हमारे लोगों ने, जिन लोगों ने अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि के जो हमारे लोग हैं, अपने घर गांव के जो हमारे माताएं बहनें, हमारी जो यहाँ इस प्रदेश के हमारे आदर्श है, उन लोगों को तिलांजलि दे दी। ये केवल सत्ता सुख भोगने से उत्तराखंड का विकास होने वाला नहीं है, ये बात आप गलत, ये स्पष्ट है। जब तक सेवा भाव, और सेवा कहां करोगे? देहरादून में बैठ करके। आप ये बताइए 21 वर्षों के अंदर कितने दुख और शर्म की बात है जिस राज्य की राजधानी आज तक जो है तय नहीं हो पाई। आप गैरसैंण के साथ ये क्या ड्रामा हो रहा प्रदेश के अंदर कि साहब ग्रीष्मकालीन और फलाना, तुम क्या अंग्रेज हो क्या? अंग्रेजों ने भी ये व्यवस्था नहीं करी होगी ग्रीष्मकालीन और फलाना कालीन। आप लोगों ने पूरे उत्तराखंड के राज्यवासियों के हाथ में एक झुंझुना थमा दिया केवल, और हमारे लोग केवल मूक दर्शक बने हुए हैं, छटपटा रहे हैं, करा रहे हैं, तड़प रहे हैं। और सबसे बड़ी जो उत्तराखंड स्वाभिमान के नाम पे जाना जाता है, वहां के निवासियों को आपने याचक बना करके रख दिया। ये मैं हर पॉलिटिकल पार्टी जिसका भी नेतृत्व समय समय पे प्रदेश के अंदर रहा है, ये उनको आत्मचिंतन का विषय है उन लोगों के लिए कि उन लोगों ने प्रदेश के लिए क्या किया। ये अपने आप में वो लोग गहराई से सोचे। और ईमानदारी से अगर मैं एक नागरिक होने के नाते इस बात को कहने में मुझको किंचित संकोच नहीं है। राज्य निर्माण के पश्चात इस राज्य को धोखा, लोगों को झूठे वायदे और लोगों के जो आशाएं अपेक्षाएं थी उन पर तुषारापात करने का काम हमारे राजनेताओं ने किया है, और यही रहेगा। तो एक दिन आज हमारे लोग चिल्ला रहे हैं अपना भू कानून के बारे में। 21 वर्षों के बाद जिस राज्य के अंदर उस राज्य का अपना भू कानून तक नहीं बन पाया, ये किसकी उदासीनता का कारण? ये हमारे राजनेता। इन्होंने अपने सुख के लिए अपने लोगों को त्यागना उचित समझा, बल्कि अपनी मजबूती के लिए तो इन्होंने तमाम चीज करे। आज किसी भी नेता को आप उठा लीजिएगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का है, उसका आप पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा देखेगा। आप भी इसी राज्य के वासी हैं, हम भी इसी राज्य, ये तमाम हमारे ही लोग हैं। इनकी स्थिति क्या थी इन 21 वर्षों में? अगर कोई मजबूत हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, तो यहाँ के नेता, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी और यहाँ के तमाम जो अनाप शनाप इस राज्य को एक प्रकार से उपनिवेश बना देना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी का राज्य बना देना चाहे, वो लोग सशक्त हैं। आम जनता जहां थी उससे भी स्थिति उनकी बद से बदतर होती चली गई। आप बताइए, शर्म नहीं आ रही? कह रहे हैं कि पहाड़ से पलायन मुद्दा है। ये मुद्दा तो तुमने इसके लिए तो अलग राज्य मांगा, और आज भी तुम पलायन चलो। आपने कितने लोग जो हमारे पहाड़ को से रोजी रोटी की तलाश में बाहर गए थे, वो लोग कितने लोगों को गवर्नमेंट बताए, उनमें से कितने परिवारों को, कितने लोगों को अपने मूल राज्य में वापस ला करके रोजगार से उन लोगों को आपने जोड़ा है? तो मेरे ख्याल से शायद ही किसी राजनेता के पास ऐसा जवाब होगा वो कह सके कि मैंने अपने प्रदेश के लिए ये किया है और मेरे प्रदेशवासियों को ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा दसवाना जी, अक्सर देखा जाता है कि भौगोलिक दृष्टया समान है हिमाचल की और उत्तराखंड की। तो क्या आपको कंपेरिजन सही लगता है कि होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो उत्तराखंड कहाँ खड़ा है, हिमाचल कहाँ खड़ा है? आर्थिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे वैचारिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक संरक्षण। देखिए नौटियाल जी, जो मुझको प्रतीत होता है और जो मुझे जितना भी ज्ञान है, हिमाचल प्रदेश में जिस पलायन की चर्चा मैंने अभी आपके सामने की है, उतना पलायन वहां के गांव में, ये उन क्षेत्रों में, तो उस राज्य के जो भी जनपद है वहां पे इतना पलायन नहीं हुआ है जितना हमारे पहाड़ का। उस राज्य को हिमाचल प्रदेश से, जैसे आपने कहा, भौगोलिक रूप से पारिस्थितिक की परिस्थितियां हमारी और हिमाचल प्रदेश राज्य की काफी मिलती जुलती है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने घर का संरक्षण, अपने घर का विकास, अपने घर की उन्नति तो मैं ही कर पाऊंगा ना। अगर मैं ये सोचूंगा कि बाहर के लोग आकर के मुझे जो है इस जगह को सरसब्ज बना देंगे, इस जगह को एक प्रकार से एक विकास के नए आयाम स्थापित कर देंगे बाहर से आकर के लोग, तो ये असंभव है। यहाँ की चिंता यहीं के नागरिकों को करनी थी,
जो, और विशेष रूप से जैसे मैंने उल्लेख किया, वहां के जनप्रतिनिधि अपने राज्यवासियों के प्रति कर्तव्य बोध से च्युत नहीं हुए। इस बात को कहने में मुझे संकोच नहीं। वहां के विकास का सबसे बड़ी जो प्रगति वाली बात आपने करी है, वहां के जो भी राजनेता रहे हैं, उन्होंने अपने को अपने गांव की जड़ों से, अपने मुल्क के लोगों से, और अपनी जो वहां की विषम परिस्थितियां थी, कैसे उन विषम परिस्थितियों से निजात मिल सके, वहां के लोगों को जो है एक खुशहालपूर्ण जीवन वहां के नागरिकों का, वहां के आवाम का हो सके, वहां के राजनेताओं ने अपने लोगों की चिंता की। मैंने चर्चा में आपके सामने बात रख दी है, जब लोग ही नहीं होंगे तो फिर कैसी कल्पना की जा सकती? मतलब आपका कहना ये है कि वहाँ पलायन की जो बात है, जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन बिल्कुल किया है, बिल्कुल। और उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों ने अपने कर्तव्य का पालन कुछ नहीं किया। वहां के जनप्रतिनिधियों ने वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप योजनाएं बनाई। जो किसी, जैसे हम सेब का उदाहरण देते, आलू का उदाहरण देते, कि हिमाचल प्रदेश को तो जाना जाता है सेब के, क्या हमारे प्रदेश में आप आज तक देखिएगा, यहाँ पे भी बहुत अच्छा माल्टा होता है, संतरा होता है, सेब होता है, विपणन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन हिमाचल के प्रदेश में वहां के कृषकों ने जो चीज वहां उगाई, विशेषकर जैसे मैंने सेब का उल्लेख किया आपके सामने, उसकी विपणन की उचित व्यवस्था की, किसानों को दाम लगा, लोगों को, भाई स्वाभाविक सी बात है, आपने कोई चीज अच्छी उगाई है और आपको उचित दाम अपने राज्य के अंदर, अपने यहाँ पे आपको, आपकी अच्छी बिक्री हो रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, आपको एक सम्मानजनक तरीके से आपको लग रहा है कि भाई वास्तव में मैंने जो जिस चीज का उत्पादन किया है उस चीज का अपने राज्य के अंदर मुझको सम्मान भी मिला, तो स्वाभाविक सी बात है आपका हौसला, आप दुगने उत्साह के साथ उस काम को करो। अब पहले ही आपने किसी चीज को यहाँ पे किया है और हम ही लोगों ने उसके प्रति एक प्रकार से उदासीन भाव रखा, तो स्वाभाविक सी बात है जो व्यक्ति करना भी चाहता है उसके उत्साह में कमी है। लेकिन हिमाचल की सरकार ने वहां के कृषकों को जो प्रोत्साहित किया और उसके बाद जो उनकी उपज का उनको एक सम्मानजनक एक आर्थिक लाभ भी उनको प्राप्त हुआ, और उनको समय समय पे बीज की बात है, समय समय पे आपके क्या बोलते हैं ये खाद की बात है, उसके विपणन की बात है, तो इसकी जिम्मेदारी वहां की सरकार ने, कृषकों की खुशहाली के लिए वहां की सरकार को उपलब्ध कराया, बिल्कुल, तो स्वाभाविक सी बात, निश्चित रूप से स्वाभाविक सी बात, उत्साह उनका भी बढ़ेगा, उत्पादन है वो बढ़ा है, उत्पादन बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, अन्य लोग भी प्रेरित हो पाएंगे कि भाई इन्होंने काम किया, वास्तव में मुझको करना चाहिए। जब मेरे पड़ोस में किसी ने किसी चीज को किसी यहाँ पे उसकी उपज का उसको उचित लाभ मिला हो और हमें भी लगेगा कि नहीं भाई इसने जो कार्य किया, उन्हीं खेतों को इन लोगों ने जो बंजर थे आबाद करके इनको इनकी मेहनत का अच्छा मेहनतनामा मिल रहा है, और सरकार विशेष रूप से इन लोगों के कार्य को सराहना भी कर रही है, ध्यान भी दे रही है, और जो योजनाएं बना रही है यहाँ के किसानों के अनुरूप बना रही है। अच्छा सर, हम कर्णम नदी कोटार में बैठे हुए हैं जी, और कहा जाता है कि कर्णम आश्रम वो जगह है जहाँ पे विश्व का पहला विश्वविद्यालय स्थापित था। हाँ, इसके बारे में, लेकिन वर्तमान में और उस समय से जो उस परिपेक्ष में हम देखें कि यहाँ पे विश्व का पहला विश्वविद्यालय स्थापित था, और आज का कोटद्वार जो कर्णम कोटद्वार के नाम से जाना जाता है, आप क्या पाते हैं कि कहाँ स्टैंड करता है? देखिए नौटियाल जी, आपने बहुत ही रोचक और एक अच्छा सवाल यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अगर हम लोगों को अपने पूर्वजों के सम्मान के प्रति थोड़ा सा भी निष्ठा, यदि अपने पूर्वजों के प्रति हमारे दिल और दिमाग में एक श्रद्धा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उन लोगों ने एक हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया है उसको आगे बढ़ाने का काम ये इस पीढ़ी का है। हमारे दुखद पहलू ये है कि जिन चीजों को जिससे हमारी एक पहचान थी, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि इस कोटद्वार नगर की एक पहचान, जैसे आपने विश्व स्तरीय यहाँ पर विश्वविद्यालय की चर्चा आपने करी, तो उस पहचान को, वो ठीक है समय के अनुसार कई चीजें बदली हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने जो यहाँ पर एक हम लोगों के लिए
एक आदर्श प्रस्तुत किया था, आदर्श स्थापित किया था, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ये हमारी थी, इस पीढ़ी की या आने वाली पीढ़ी की। लेकिन ये तब होगा जब हमारी उनके प्रति श्रद्धा हो। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं अगर माने उसका समुचित विकास नहीं हो पाया, ये केवल कागजों में ही विकास की हम बात समय समय पर करते रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों के मन मस्तिष्क के केवल मतलब शाब्दिक रूप से हम लोगों की एक अभिव्यक्ति तो थी, लेकिन जो व्यवहारिक रूप में, कार्य रूप में परिणित करने के लिए जो एक सोच होनी चाहिए, उसका अभाव हम लोगों के भी अंदर रहा। और स्वाभाविक सी बात है कि उसकी परिणति, उसका दंश वो आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन अभी भी अवसर है, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। वह आप हम जो है सवालों को केवल जो है सरकार के सामने प्रमुखता से रख सकते हैं, लेकिन उसके क्रियान्वयन की दिशा में जहां वित्त की आवश्यकता होती है, जहां एक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की आवश्यकता होती है, तो ये कार्यक्रम जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार ने केवल लफेबाजी, केवल झूठे आश्वासन समय समय पे यहाँ के बुद्धिजीवियों ने इस बात को रखा है हमारे राजनेताओं के सामने। और चाहते तो 21 वर्ष में बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करते हुए, ताकि बाहर से एक पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये प्रतीत होता है कि हाँ भाई फूलबाग में भी कुछ काम हो रहा है। वास्तव में सरकारें इस पर गंभीर है और वो ध्यान दे रही है। आज हमारे देश के अंदर कई जगह ऐसी है जहाँ का विकास किया। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी राज्य में या कहीं कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस राज्य का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। जो कार्य यहाँ पे किए जाने चाहिए वो कार्य इस राज्य के अंदर नहीं हुए। इस बात को मैं बड़े व्यथित हृदय से आपके सामने रख रहा हूं। अब ये हमारे राजनेताओं को बताना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों ने इस राज्य के लिए क्या किया, या हमारे पूर्वजों का इस राज्य के लिए क्या देन रही है, या हमारे पूर्वजों ने इस राज्य की खुशहाली के लिए अपने प्राण तक उत्सर्ग कर दिए। लेकिन उन लोगों का जो सम्मान हम लोगों को व्यक्त करना चाहिए था कार्य के माध्यम से, केवल वाणी के माध्यम से नहीं, कर्म के माध्यम से, तो हम लोगों ने वो नहीं किया है। इसके लिए हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। और दुर्भाग्य यह है कि हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना तो दूर की बात है, वो जिम्मेदारियों को समझना भी नहीं चाहते कि वास्तव में ये हमारी जिम्मेदारी है। यही पता नहीं कि कौन से कार्य यहाँ के लिए किए जाने चाहिए, कौन से कार्य हम लोगों को नहीं करने चाहिए। क्षेत्र की स्थितियों को देखते हुए ये किसी को कोई ज्ञान नहीं, बताने के बाद भी इन लोगों का अपने आवाम के प्रति, अपने मुल्क के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति उदासीन रवैया। तो जब तक हम लोग मजबूती के साथ अपने मन मस्तिष्क से, हृदय से, सेवा भाव से आगे नहीं आते हैं, तो प्रगति होना मैं नहीं समझता हूं कि वो चीज कुछ आगे बढ़ पाए। अच्छा सर, एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव है, उसके परिप्रेक्ष्य में आप एक जनप्रतिनिधि में एक उसकी भी योग्यता होनी चाहिए, क्या आप की जनप्रतिनिधि की योग्यता होनी चाहिए? और आप के हिसाब से उनका निर्धारण कैसे हो कि क्या क्या एक जनप्रतिनिधि में योग्यता होनी चाहिए, ताकि मैं उसे जाके कह सकूं हाँ मेरा ये जनप्रतिनिधि प्रकट है, इसका चुनाव सही है? देखिए साहब, मेरा मानना तो ये कि अभी तक कमोबेश ये स्थिति रही है, जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे आए हैं 21 वर्षों में, जो दल, वो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, दुर्भाग्य ये रहा है कि निकम्मेपन का कई जनप्रतिनिधियों पे आरोप लगता है। समय समय पे उनको प्रतिनिधित्व का अवसर मिला, और आज कमोबेश 21 वर्षों में वही जनप्रतिनिधि हमारे जो 10 वर्ष पहले थे, एक बार हारते हैं, दूसरी बार जीत करके फिर वहां चले जाते हैं। योग्यता का निर्धारण नहीं हुआ ना। योग्यता का दूसरी बात यह है कि ये हमारी जनता की भी उदासीनता मैं कहना चाहूंगा। जनता को भी कहीं न कहीं दोषी मैं समझता हूं, जिनके क्रियाकलाप, ठीक है जनप्रतिनिधि बन गया, अच्छी बात है, चुनाव में किसी न किसी को जीतना, चलो जीत भी गए, हमारा ये उनका सौभाग्य, दुर्भाग्य जो भी समझिए आप, वो है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य जनता का रहा कि इन राजनेताओं को समय समय पर अकर्मण्यता के बावजूद भी प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी बार बार देते रहे। वहां कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हम खुले मन से
और वास्तव में कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर कि ये कार्य इस जनप्रतिनिधि ने वास्तव में प्रतिनिधित्व का अवसर जनता ने इसको दिया और इसने जाकर के जनप्रतिनिधि के आशा अपेक्षाओं का तुषारापात किया है। ये जनता समझने के बावजूद भी और फिर दोबारा वही गलती दोहराएगी तो ये गलतियां बार बार होंगी और हम लोग हमेशा यही इस झुंझुनों को लेकर के पूरे प्रदेश में घूमते हैं। योग्यता का निर्धारण होना चाहिए। बिल्कुल योग्यता का निर्धारण होना चाहिए और मेरी इससे महत्वपूर्ण बात नौटियाल जी ये होनी चाहिए कि मूल्यांकन कार्यों का होना चाहिए। कई जनप्रतिनिधि आप ये बताइए इन 13 वर्षों में इन 21 वर्षों में 13 हमारे जनपद हमारे इवन मिनिस्टर चलो विधायक तो पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र का एक विधायक हो गए। इन 21 वर्षों में 13 जनपदों के अंदर जो मिनिस्टर रहे हैं समय समय पर जिसकी भी सरकार रही है और जो भी मंत्री रहे उन्होंने अपने 13 जिलों का दौरा तक नहीं किया 5 वर्ष। आप दलील दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश से हमको अलग करिए, इससे अलग करिए। एक दलील दी जा रही थी कि हमको अपने लोगों की सेवा करनी है। आपने अपने लोगों की सेवा ये करी कि आपने अपने 13 जनपद उत्तर प्रदेश के अंदर तो 85 जनपद थे उस समय तो ठीक है। तो उत्तराखंड के अंदर किसी मंत्री ने अपने 13 जनपदों के अंदर झांकने तक का कोशिश वो जो है विधायक और विधायक के बाद जब मंत्री बने तो मंत्री भी वो उसी क्षेत्र के मंत्री हो गए जिस क्षेत्र के विधायक। ये उनका आचरण पूरा हो रहा है हमारा। तो ये उनका नमस्कार सर, मैं इस आशा के साथ कि 2022 में जो चुनाव होंगे जैसे हमारे दसमाना जी कह रहे थे कि उनकी योग्यता का निर्धारण होना चाहिए और उनके कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए। निश्चित रूप से किसी भी जनप्रतिनिधि की योग्यता जरूर देखी जानी चाहिए और ये आमजन से भी हमारा वो रहेगा। इतना हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि आमजन को भी उसकी योग्यता जरूर देखनी चाहिए कि वो जनप्रतिनिधि के लायक है भी कि नहीं है। जब आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं तो आपकी योग्यता वहाँ देखी जाती है और उस योग्यता के आधार पर ही आपका पद निर्धारित किया जाता है। तो एक जनप्रतिनिधि की योग्यता क्यों नहीं निर्धारित की जानी चाहिए? एक जनप्रतिनिधि की भी योग्यता होनी चाहिए, उसके कार्यों का मूल्यांकन भी होना चाहिए और ताकि 2022 में जो सरकार बनी आप पार्टी में मत जाइए कि कौन सी पार्टी की सरकार बनी, क्या जिस जनप्रतिनिधि को आप वोट देने जा रहे हैं वो योग्य है ये नहीं, ये जरूर देखें। इसी के साथ मैं दसमाना जी से इजाजत ले रहा हूँ। नमस्कार।